नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिनेश हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में आप लोगों के साथ में। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपल टैक्स विद सी दिनेश। दोस्तों, हम सेक्शन नंबर 15 चल रहा था हमारा जीएसटी एक्ट का। ठीक है, सेक्शन नंबर 15 वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है ना। तो दोस्तों, उसमें हम लोगों ने काफी चीजें क्लियर कर चुके हैं। हम लोग जो पीछे की मैं वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने इंक्लूजन एक्सक्लूजन उसके रूल्स वगैरह भी क्लियर कर दिए हैं, जिसमें रूल्स में मैंने बता देता हूँ कौन कौन सा रूल हो गया है। तो दोस्तों, इसमें हमारा रूल नंबर 27 हो गया है, 28 हो गया है, 29 हो गया है, 30 हो गया है, 31 हो गया है, 31A हो गया है, 31B हो गया है। आज हम 31C की बात करेंगे। उसके बाद रूल नंबर 32 करेंगे। रूल नंबर 32 के लिए मैं इसके बाद में 2 वीडियो और आएंगी, रीजन बिंग की रूल नंबर 32 हमारा थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रूल नंबर 31C की। बाकी जो पीछे के हैं इनके डिस्क्रिप्शन, इसके जो लिंक है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाकर के देख सकते हैं, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, रूल नंबर 31C जो हमारा बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सीजीएसटी रूल 2017, वो बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एक्शनेबल क्लेम फ्रॉम कैसीनो। मींस अगर आप किसी कैसीनो में जाकर के, कैसीनो से कोई सर्विस, मींस आप वहां पर जा रहे हैं और वहां पे आप कोई अमाउंट पे कर रहे हैं किसी चीज को जीतने के लिए। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है कि आपका कोई इवेंट घटित हो जाएगा तब वो पैसा मिलेगा। मींस आप एक कैसीनो में गए, ठीक है, जहां पे आप बेट लगा रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, तो बैटिंग के लिए आपको क्या करना होता है, जब कैसीनो में आप लोग जाते हैं तो एक्शनेबल क्लेम मींस आपको अगर कोई अमाउंट जीतना है तो उससे पहले आपको वहां पे कैसीनो में एक अमाउंट पे करना पड़ता है, जिससे आपको वहां के या तो वाउचर्स मिलते हैं या टोकन मिलता है या चिप्स मिलते हैं। जैसे आप देखे हो मूवीज वगैरह के अंदर जो कैसीनो होते हैं तो वहां पे वो आपको क्या देते हैं, टोकन देते हैं, लाइक प्लास्टिक के टोकन टाइप होते हैं ना। तो वो, तो अगर उस केस में जब आप कैसीनो में अगर किसी में जा रहे हैं, वहां पे अगर आप कोई वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी उस केस के अंदर, तो उसमें जो वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारी निकलेगी उसके लिए वो ये कहता है, ये रूल हमारा, कि जो भी अमाउंट पेड टू द कैसीनो फॉर परचेज ऑफ टोकन, चिप और वाउचर, जो भी हो सकता है, मतलब अलग अलग कैसीनो में हो सकता है, अलग अलग तरीके का हो। लाइक किसी में वाउचर चलता है, किसी में चिप्स चलता है, किसी में टोकन चलते हैं। तो आपने जो वैल्यू पे करी है उनको खरीदने के लिए, इन चीजों को, चाहे टोकन को, चिप्स को या वाउचर को खरीदने के लिए जो अमाउंट आपने कैसीनो को पे किया है वो आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी। एक्शनेबल क्लेम आपका टैक्सेबल सप्लाई नहीं माना जाएगा। मतलब जो अमाउंट, अगर मान लीजिए जब आपने टोकन लगाया, आपने कोई पैसा जीत लिया, तो वो पैसा जो है वो आपका एक्शनेबल क्लेम जो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानी। जो अमाउंट आपने उस टोकन को परचेज या चिप्स को परचेज करने के लिए वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद में इसी सब रूल का एक प्रोवाइजो भी है। ठीक है, प्रोवाइजो हमारा रूल नंबर 31B में भी था, सेम प्रोवाइजो इसमें भी है कि अगर मान लीजिए आपने अमाउंट दिया था 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए के आपने टोकन खरीदे, ठीक है, आपने टोकन खरीदे, चिप्स खरीदे या वाउचर खरीदे, आपके लिए टैक्सेबल वैल्यू कितनी बनी, 1000 रुपए। ठीक है, इसके ऊपर आपका जीएसटी चार्ज होगा, जो भी जीएसटी रेट चल रहा होगा। बट अगर मान लीजिए आपने टोकन खरीदे था 1000 रुपए के, उसमें से आपने 800 रुपीज के टोकन ही यूज करे, 200 रुपीज के जो टोकन है वो आपने रिटर्न कर दिए, रिटर्न टू द कैसीनो। ठीक है, कैसीनो को आपने रिटर्न कर दिए और आपने कहा भाई मैंने 800 के ही टोकन अपने यूज करे हैं, आप ये 200 रुपए के टोकन मेरे से वापस कर लो, 200 रुपए मुझे वापस दे दो। तो प्रोवाइडर ये बोलता है कि भले ही आपने ये 200 रुपए के वापस कर दिए, तो जो आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी वो 1000 ही मानी जाएगी। ये रिटर्न अमाउंट जो है वो आपका टैक्सेबल वैल्यू जो आपकी निकली है उसमें से माइनस नहीं करेंगे। मींस वैल्यू 1000 ही रहेगी, चाहे भले ही आपने 800 का यूज करा और 200 का रिटर्न कर दिया। ठीक है ना, तो 1000 रुपए ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ये इसके प्रोवाइजो में लिखा, सेम प्रोवाइजो रूल नंबर 31B में भी सेम ही था। वहां पे वो बात करता था बैटिंग गैम्बलिंग के लिए, कि बैटिंग गैम्बलिंग अगर कोई अमाउंट लगाया है और आपने पूरा यूज नहीं कर पाए, आपने उसको कुछ वापस कर दिया, तो भी वहां पे वो ये कहता है कि हम वैल्यू पूरी मानेंगे जितने के आपने खरीदे थे, जितना अमाउंट आपने जमा करवाया था। इसके लिए जो रूल नंबर 31B और रूल नंबर 31C के लिए एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। एक्सप्लेनेशन क्या है, वो ये कह रहा है कि अगर आपने कोई एक्शनेबल क्लेम आपको मिला, ठीक है, उस एक्शनेबल क्लेम को आपने
फर्दर इस टोकन को, चिप्स को या वाउचर को परचेज करने के लिए या बैटिंग या गैम्बलिंग के लिए दोबारा से लगा दिया अमाउंट को, इस अमाउंट को, सेम अमाउंट, तो एक्शनेबल क्लेम मीन, मैं एक्शनेबल क्लेम की बात कर रहा हूं कि मतलब आपने कोई अमाउंट लगाया था और आप उस अमाउंट को कुछ अमाउंट जीत गए और आपने उस अमाउंट को दोबारा से अगर आपने लगा दिया कैसीनो में या बैटिंग के अंदर, तो इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं होगी। ये चीज यहां तक क्लियर है आपको? एक्शनेबल क्लेम का अमाउंट जो आपने जीत लिया अगर उसको फर्दर लगाएंगे तो वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ये एक्सप्लेनेशन रूल नंबर 31C और 31B दोनों के लिए सेम है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है रूल नंबर 31, जिसमें 31 के अंदर हमारा पहला था रीजनेबल मेथड, 31A जो हमारा यहां पे था रूल नंबर 31A, एक मिनट में बता देता हूं रूल नंबर 31A क्या कह रहा है। रूल नंबर 31A जो हमारा बात करता था वो लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग या हॉर्स रेसिंग की बात कर रहा था। रूल नंबर 31B आपकी ऑनलाइन गेमिंग की बात करता था और रूल 31C जो मैंने अभी आपको बताया वो कैसीनो की बात करता है, कैसीनो के केस में आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं रूल नंबर 32। रूल नंबर 32 क्या है भाई? ये है हमारी कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज लिखी हुई हैं जिसकी वैल्यू जो टैक्सेबल सप्लाई जो हमारी निकलेगी वो इस रूल के हिसाब से ही हम लोग निकाल सकते हैं। वो हमारे सेक्शन 15 के हिसाब से नहीं निकल सकती क्योंकि वो वहां पे उन्होंने लिखा हुआ सोल कंसिडरेशन, पूरा पूरा अमाउंट मनी में जो दिया आप मान लेंगे। बट कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जिसमें आपको जो है पूरा का पूरा अमाउंट जो आपने सोल कंसिडरेशन में दिया वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू नहीं मानी जा सकती। लाइक कमीशन होती है किसी केसेस के अंदर, किसी में कमीशन है, किसी में एक्सचेंज रेट की वजह से कोई सर्विस चार्ज हमारा अलग से लग रहा, तो उन केसों के अंदर आप पूरा तो नहीं मान सकते ना, तो इसलिए हमारा रूल 32 रोल में आ जाता है। तो रूल नंबर 32 के अंदर जो पहला जो सब रूल लिखा हुआ वो तो ये लिखा हुआ कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन अबव रूल्स, मतलब जो भी ऊपर के रूल में लिखा हुआ वो हम कुछ भी नहीं मानेंगे। तो सब रूल 1 में यही है। रूल नंबर सब रूल 2 से ये सेक्शन बेसिकली स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैं सब रूल 2 से ही बात करूंगा, ये सब रूल 2 है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो सब रूल का है वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी एक्सचेंज। मींस अगर कोई भी बंदा कोई फॉरेन करेंसी को खरीद रहा है या बेच रहा है या उसको मनी एक्सचेंजर के थ्रू कोई मनी एक्सचेंज करवा रहा है तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? अब मान लीजिए आपने अगर $1000 को कन्वर्ट करवाया, 95 का अगर आज का रेट चल रहा है तो आपका 95,000 पूरा तो नहीं मान सकते ना उस केस में कि भाई 95,000 हम पूरी की पूरी मान लेंगे आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इसके ऊपर आप 18% जीएसटी भी पे करो गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं होता। जब आप इसको जब करेंसी को जब फॉरेन करेंसी को जब एक्सचेंज करवाते हैं, चाहे वो आप खरीदने के लिए जा रहे हैं या आपके पास बची हुई है आप उसे बेचने के लिए जा रहे हैं, तो आपको किसी मनी एक्सचेंजर के थ्रू जो है उसकी सर्विस लेनी पड़ती है, उसको आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है सर्विस चार्ज उसको कन्वर्ट करवाने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो बात करता है वो कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी इन केस ऑफ परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी एक्सचेंज। ठीक, तो उसमें सबसे पहले जो उसने बोला हुआ है वो सब रूल, इसका जो क्लॉज ए है उसमें वो बोला फ्रॉम और टू INR। ये मैंने फ्रॉम और टू की लिखा है, मतलब आप उसको या तो INR में कन्वर्ट करवा रहे हैं या INR से फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, मींस आपके पास में $1000 है, आपको डॉलर खरीदने हैं या फिर आपके पास में $95 है उसे आपको रुपीज में कन्वर्ट करवाना है। दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। उसमें कंडीशन जो है वो और की है, बाय और सेल। तो उसमें बोलता है उस रूल के अंदर, इसमें जो क्या बोला वो उसने क्या, बाय और सेल रेट RBI रेफरेंस रेट का डिफरेंस इन दोनों के रेट का जो बीच का डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिफरेंस ऑफ RBI रेफरेंस रेट माइनस बाय ऑब्लिक सेल रेट ऑफ FC। ठीक है, बाय और सेल रेट जो भी आपका चल रहा है और RBI का रेफरेंस रेट। अब मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं इसमें, लाइक एग्जांपल आपको मान के चलिए कि आपके पास में $1000 है, ठीक है, और आपको डॉलर खरीदना है, आपको डॉलर परचेज करना है।
ठीक है। अब जो मनी एक्सचेंजर है जिसके थ्रू आप एक्सचेंज करवा रहे हैं वो ये कह रहा है कि आपको क्योंकि खरीदना है तो बाय रेट लगाएगा वो आपके लिए या सेल रेट लगाएगा, वो लगाएगा सेल रेट आपके लिए। ठीक है, वो कह रहा है भैया मैं बेचूंगा आपको 95 रुपए में। ठीक है, और आरबीआई का जो रेफरेंस रेट चल रहा है, आरबीआई का रेफरेंस रेट मान लीजिए चल रहा है 94.2। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे 94 मान के चलेंगे इसको। ठीक, मान लीजिए 94 का उसका सेल रेट है, 94.2 वो बाय रेट है, 94.94 का 94.2 रेफरेंस रेट है, और आपको खरीदनी है कितनी, जो भी यूनिट आपकी मान लीजिए 10 यूनिट खरीदनी है। ठीक है, तो वो कहता है कि भैया इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.2 इंटू 0.2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी रेट आएगा यानी कि इसमें आएगा 2 रुपए। तो कह रहा है कि भैया जो 2 रुपए आपकी आई है ये हम मान के चलेंगे कि ये आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है। तो बाय रेट या सेल रेट का जो भी है और आरबीआई का रेफरेंस रेट जो अवेलेबल है उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको आपको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना। नंबर ऑफ यूनिट किसकी, फॉरेन करेंसी की। नंबर ऑफ यूनिट किसकी होंगी, फॉरेन करेंसी की, इंडियन करेंसी की नहीं, फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी कितने खरीदने, लाइक डॉलर कितना खरीदना है, लाइक $95 खरीदने हैं, यूरो कितना खरीदना है, 2 यूरोस खरीदने हैं, तो वो चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ये समझ में आ गया आपको, जब हमारा फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी एक्सचेंज फ्रॉम और टू, जब हमारे पास में आईएनआर में उसे कन्वर्ट करवाना, यानी आईएनआर से खरीदना है या फिर हमें उसे आईएनआर में कन्वर्ट करवाना है, हमारे पास है। इसके अंदर एक प्रोवाइड, इसके अंदर 3 प्रोवाइजो भी दिए हुए हैं लेकिन इसके अंदर में। ठीक है, तो पहला प्रोवाइजो क्या बोलता है कि भाई आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं है हमारे पास। कुछ करेंसीज ऐसी होती है जिसका आरबीआई अपना रेफरेंस रेट नहीं देता है। ठीक है, तो जैसे कि डॉलर का मिल जाएगा, यूरो का मिल जाएगा, आपको पाउंड का मिल जाएगा, लेकिन अब मान लीजिए आपको नेपाली रुपीस खरीदने या बांग्लादेशी रुपी खरीदने तो उसका रेफरेंस रेट आरबीआई का अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोवाइजो आता है कि भैया आरबीआई का रेफरेंस रेट ही अवेलेबल नहीं है हमारे पास में। तो आरबीआई का अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में वो ये बोलता है कि जितने अमाउंट की इंडियन करेंसी आईएनआर जो आप कन्वर्ट करवाने वाले हैं, कन्वर्ट इनटू एफसी, तो वो कहता है जो आईएनआर वैल्यू है आपकी, जो आईएनआर का अमाउंट है जिसे आप फॉरेन करेंसी मान लीजिए आप नेपाली रुपीस में कन्वर्ट करवाने वाले हैं, तो आईएनआर वैल्यू कितनी है वो आपके पास में होगी, क्योंकि आईएनआर तो पता होगा ना आपको। तो कहता है इस आईएनआर का 1% मान लीजिए, 1% ऑफ इंडियन रुपीस का, वो हम मान के चलेंगे कि ये आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है। तो पहला था कि हमारे पास में रेफरेंस रेट अवेलेबल है, हम या तो फॉरेन करेंसी बेचने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं, तो वो कहता है आरबीआई का जो रेफरेंस रेट उस टाइम पे चल रहा है और जो बाय या सेल का जो भी रेट चल रहा है उसका डिफरेंस निकाल लीजिए और जो फॉरेन करेंसी जितनी नंबर ऑफ यूनिट खरीदनी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। दूसरा, उसके बाद में प्रोवाइजो, पहले प्रोवाइजो में बोला कि रेफरेंस रेट में अवेलेबल नहीं है, तो वो कहता है कि अगर रेफरेंस रेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने की आप आईएनआर, जो आईएनआर वैल्यू है आपके पास में जिसको आप फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवाने जा रहे हैं, उस आईएनआर का 1% आप मान लीजिए, वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, 1% ऑफ आईएनआर वैल्यू। ठीक है, ये आपका प्रोवाइजो है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए थे, आपको नेपाली रुपीस में कन्वर्ट करवाने थे, नेपाली रुपीस का रेट, आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं अवेलेबल, तो आपको क्या करना, 10 लाख रुपए का 1%, ठीक है, यानी कि 10,000 रुपए, ये आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। पहला प्रोवाइजो क्लियर है। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं दूसरे प्रोवाइजो। दूसरा प्रोवाइजो जो है, दूसरा प्रोवाइजो इसके अंदर क्या बोलता है, वो कहता है आरबीआई रेफरेंस रेट तो अवेलेबल है, बट जो फॉरेन करेंसी आपको कन्वर्ट करवानी है वो आप डायरेक्ट आईएनआर में कन्वर्ट करवाने वाले नहीं है। मींस आपको एक फॉरेन करेंसी से दूसरी फॉरेन करेंसी खरीदनी है, मींस आपको यूएसडी डॉलर से यूरो खरीदना है। ठीक है, यूएसडी डॉलर से यूरो खरीदना है, ध्यान से समझिएगा। रेफरेंस रेट अवेलेबल दोनों का है हमारे पास में, यूरो का भी अवेलेबल है आरबीआई का रेफरेंस रेट और यूएसडी का भी अवेलेबल है, बट कन्वर्ट दोनों को ही हमें आईएनआर में नहीं करवाना, हमें करना क्या है, यूएसडी से यूरो खरीदना है। तो इसमें ये प्रोवाइजो क्या बोलता है, जब आपके पास में रेफरेंस रेट अवेलेबल है लेकिन आपको पास में करेंसी ऐसी है जिसको आप आईएनआर में कन्वर्ट ही नहीं करवाना चाहते, तो आपको करना क्या है, इन दोनों का आईएनआर वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी भी आईएनआर वैल्यू,
ठीक है, और इसकी भी INR वैल्यू। ठीक है, ये मान के चलिए कि आप पहले USD INR आपके पास में है, आप USD खरीदेंगे, ठीक है, या फिर आपके पास INR आप यूरो खरीदेंगे, देन आपको USD से यूरो में कन्वर्ट करवा देंगे। तो इसमें ये रेफरेंस, इस केस में प्रोवाइजर में ये बोलता है कि पहले दोनों की INR वैल्यू कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, RBI के रेफरेंस रेट से, और जैसे ही आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद में इन दोनों में से जो लोअर हो, जो वैल्यू लोअर आ जाए, उस लोअर वैल्यू का 1% इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इन दोनों को INR में कन्वर्ट करिए, लोअर वैल्यू दोनों में से जो लोअर आ जाए उसको कंसीडर करिए, उसका 1% वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। मींस मान लीजिए ये आपका USD का आया था 1 लाख रुपीज INR में, ये आपके पास में आया 1,10,000। ठीक है, तो इसमें से लोअर कौन सा हुआ? 1 लाख, तो ये 1 लाख को कंसीडर करेंगे, इंटू 1% कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100, तो यानी कि 1,000 रुपए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? दूसरा प्रोवाइजर, इसका पहला प्रोवाइजर रेफरेंस रेट अवेलेबल ही नहीं है, तो सीधा INR वैल्यू जितने को कन्वर्ट करवाने जा रहे हैं उसका 1%। रेफरेंस रेट अवेलेबल है लेकिन INR में कन्वर्ट नहीं करवानी दोनों ही करेंसी, तो दोनों की INR वैल्यू निकालो, जो लोअर आ जाए उस लोअर वैल्यू को 1% रखिए और वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। इसी के अंदर एक तीसरा प्रोवाइजर भी है। ठीक है, एक प्रोवाइजर इसमें और है, एक प्रोवाइजर और है, लेकिन वो प्रोवाइजर मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं सब क्लॉज, इसका जो क्लॉज बी है वो बताऊंगा, देन वो प्रोवाइजर बताता हूं मैं आपको वो प्रोवाइजर बोलता क्या है। ठीक है, क्योंकि वो जो प्रोवाइजर वो इससे रिलेटेड है, इसके क्लॉज बी से। ठीक है, तो क्लॉज बी में क्या बोलता है कि भाई क्लॉज बी में बोल रहा है एक सप्लायर को भी ऑप्शन दिया गया है रूल 32 के अंदर, ऑप्शन है ये। एक तो ये वैल्यू है, ये वाला है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लो आप परचेज और सेल के केस में फॉरेन करेंसी में, अगर फ्रॉम और टू INR के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। नहीं है, रेफरेंस रेट नहीं है तो INR की वैल्यू को ले लो, रेफरेंस रेट दोनों का अवेलेबल है तो लोअर ले लो। बट सप्लायर को भी एक ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये मैंने क्यों बोला, ये प्रोवाइजर में बाद में बताऊंगा, वो इसलिए क्योंकि जो सप्लायर को इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, तो सब इस रूल के अंदर ये बोला हुआ है कि इस दोनों में से कोई एक ही मेथड जो है सप्लायर यूज कर सकता है, यानी कि जो मनी एक्सचेंजर है वो इन दोनों में से कोई एक ही मेथड यूज कर सकता है, या तो वो रेफरेंस रेट मेथड यूज करेगा या वो ये सप्लायर ऑप्शन, यानी कि फिक्स्ड मेथड है ये हमारा। ठीक है, फिक्स्ड मेथड, या फिर ये यूज करेगा, लेकिन दोनों में से यूज एक ही करेगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो मेथड उसने एक बार एक फाइनेंशियल ईयर में चूज कर लिया, मींस मान लीजिए उसने 26-27, जैसे कि अब कल से शुरू हो जाए आपका 26-27 फाइनेंशियल ईयर, उसने ये वाला रेफरेंस रेट वाला मेथड अगर उसने यूज कर लिया तो 26-27 के अंदर उसे यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। वो बीच में फाइनेंशियल ईयर के बीच में मेथड को स्विच नहीं कर सकता। और अगर उसने फिक्स मेथड को यूज कर लिया तो वो ये रेफरेंस रेट वाला यूज नहीं कर सकता। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के बीच में चेंज नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, यही था इस प्रोवाइजो के अंदर, जो इसका प्रोवाइजो था। ठीक है, अब हम समझते हैं सप्लायर ऑप्शन में फिक्स मेथड क्या है। फिक्स मेथड का मतलब ये है, इसमें क्लियर कट बोला हुआ है कि अगर जो आप फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हो वो अप टू ₹1 लाख तक है, यानी कि जो फॉरेन करेंसी आप चाहे डॉलर हो यूरो हो, आप उसे जब कन्वर्ट कर रहे हो उसकी वैल्यू मैक्सिमम अप टू 1 लाख तक की जाती है INR में। मींस 95,000 होगी, 99,000 हो गई, या 1 लाख रुपए होगी, मैक्सिमम 1 लाख। तो वो कहता है 1% आप मान लीजिए, 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट, यानी कि 1 लाख रुपए का 1% कितना आ जाएगा आपका? 1,000 रुपए। ये हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, क्लियर? बट इसमें एक कंडीशन और है, वो क्या? मिनिमम जो इसमें चार्ज माना जाएगा, मिनिमम सर्विस चार्ज जो होगा, मिनिमम सर्विस चार्ज मींस मिनिमम वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, मिनिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई जो इसमें होगी वो होगी कितनी? ₹250, 250 रुपए, ये मिनिमम है। मान लीजिए ये 1 लाख की वैल्यू मैक्सिमम है, अब मान लीजिए ये होता ही आपका 2,000 रुपए। अब इसका अगर आप 1% ही निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 रुपए। बट यहाँ पे बोला क्या, मिनिमम कितना होना चाहिए? 250 रुपए, तो 250 रुपए मिनिमम माना जाएगा आपको सर्विस चार्ज। मीन वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होगी वो मिनिमम 250 है, बट 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट अप टू ₹1 लाख।
यानी कि 1 लाख रुपए तक की वैल्यू को अगर आप फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवा रहे हैं तो वो जो भी वैल्यू 1 लाख रुपए की है, 1 लाख या 95,000 जो भी वैल्यू आपकी है उसका 1% निकाल लीजिए। उसके बाद में उसने बोला हुआ है या फिर एंड अगर वो वैल्यू आपकी 1 लाख से तो क्रॉस कर जाए बट अप टू 10 लाख हो, ठीक है, 1 लाख रुपए से क्रॉस कर जाए बट अप टू 10 लाख रुपीज हो, यहां तक समझना। तो 1,000 रुपए प्लस 0.5% ऑफ अमाउंट अबव ₹1 लाख बट अप टू ₹10 लाख, मीन्स 1 लाख रुपए की वैल्यू तो 1% निकालते तो 1,000 ही आती, ठीक है। अब मान लीजिए वैल्यू 10 लाख तक, यानी कि आपने कन्वर्ट करवा रहे थे आप 9.5 लाख रुपए, ठीक है, 9.5 लाख। अब 9.5 लाख कन्वर्ट करवा रहे थे तो इसमें से कितना करेंगे, 1 लाख रुपए आप माइनस कर दीजिए पहले, कितना बचा 8.5 लाख। इस 8.5 लाख के ऊपर आपको 0.5% करना है, ठीक है, 0.5%, ठीक है। तो 8.5 लाख का 0.5% कितना आएगा, ठीक है। तो 9.5 लाख में से 1 लाख हटाया कितना, 8.5 लाख, इसका 0.5% कितना है, 4250 रुपए, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे सर्विस वैल्यू जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बनेगी कितनी बनेगी, 1,000 प्लस 4250 रुपए, तो मैक्सिमम कितना हो गया, 1,000 इसमें ऐड करें 5250 रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी। फिर आता है एंड, यहां पे होगा कि 1 लाख से 10 लाख का। अब आता है उसके बाद में एंड, अगर वैल्यू 10 लाख रुपए से भी क्रॉस कर जाती है, ठीक है, 10 लाख रुपीज से भी ऊपर चली गई, तो वो बोलता है 5500 रुपए प्लस 0.1% ऑफ अमाउंट अबव ₹10 लाख, मीन्स मान लीजिए ये अगर 25 लाख रुपीज होता, ठीक है, 25 लाख में से आप कितना निकाल दीजिए, 10 लाख रुपीज निकाल दीजिए, तो कितना बचा 15 लाख। इस 15 लाख का 0.1%, ठीक है, कितना हुआ 0.1%, 1500 रुपए, ठीक है, 1500 रुपए, तो ये कितना हो जाता 7,000 रुपए। तो आपकी वैल्यू सप्लाई कितनी बन जाएगी, 7,000 रुपए। अब बट अब एक चीज समझिएगा, अगर ये मान लीजिए 25 लाख ना होकर के 8 करोड़ रुपए हो जाती, 1 करोड़, तो 1 करोड़ में से जब 10 लाख हटा देते तो कितना बनता 7.9, यानी कि 7 करोड़ 90 लाख। 7 करोड़ 90 लाख के ऊपर अगर आप निकालेंगे 79,000 प्लस 5500, ठीक है, 79,000 प्लस 5500, 84,500। बट गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम 84,500 नहीं, मैक्सिमम 60,000, ठीक है। तो मिनिमम लिमिट कितनी है इसके अंदर 250, फिक्स मेथड के अंदर मैक्सिमम लिमिट कितनी है 60,000, ठीक है। तो अगर अप टू 1 लाख कर रहे हैं तो 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट, 1 लाख से अबव अप टू 10 लाख है तो 1,000 प्लस 0.5% ऑफ द अमाउंट अबव ₹1 लाख बट अप टू 10 लाख। अबव 10 लाख चला जाता है तो 5,500 प्लस 0.1% ऑफ द अमाउंट अबव ₹10 लाख बट मैक्सिमम 60,000, ठीक है। और इसके बाद मैंने नीचे लिखा हुआ नोट चेंज मेथड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये मैं क्या लिखा है, ये क्या है, ये यही प्रोवाइजर जो मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर फाइनेंशियल ईयर के अंदर सप्लायर ने अगर ये रेफरेंस रेट का मेथड चूज कर लिया तो ये फिक्स मेथड को यूज नहीं कर सकता, और अगर फिक्स मेथड को यूज कर लिया तो ये रेफरेंस रेट मेथड को यूज नहीं कर सकता। मींस रेफरेंस मेथड यूज कर सकता है या फिक्स मेथड, लेकिन दोनों में से चूज एक ही करेगा और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये रूल नंबर 32 अभी हमारा इतना ही है। इसके आगे के जो सब रूल है इसके अंदर और भी है, लाइक ट्रैवल एजेंट आ जाएगा हमारा, एयर ट्रैवल एजेंट का केस आएगा, ठीक है। एयर ट्रैवल एजेंट के अंदर सेकंड हैंड गुड्स का केस अगर आप डील कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस का केस है, ठीक है। उसके बाद में अगर डिस्टेंस या रिलेटेड पर्सन के केस में अगर आप डील कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके से निकलेगी वैल्यू, वो भी रूल नंबर 32 में दी हुई है, वो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। उसके बाद में 2 रूल इसके और 3 रूल और इसके बचेंगे, रूल नंबर 33, 34 एंड 35, वो हम एक अगली वीडियो के अंदर कवर करके ये हमारा सेक्शन नंबर 15 पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद रूल्स, ठीक है। बाकी इसके डिस्क्रिप्शन जो भी मैं अपना डिस्क्रिप्शन डालूंगा, इनके जो पिछली वीडियो के लिंक है मैं उस डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच करता चला जाऊंगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इससे रिलेटेड, कोई भी सेक्शन के अंदर इंफॉर्मेशन में इस सेक्शन में कोई दिक्कत आ रही है, इनके रूल से रिलेटेड कोई दिक्कत है, आपको कहीं कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आप डायरेक्टली मेरे YouTube पेज के ऊपर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, विद आपका जो भी क्वेश्चन होगा वहां पे आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई कर दूंगा।
और जल्दी हम अपनी लाइव सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो मेरा होगा हफ्ते में 2 दिन में लाइव भी आऊंगा। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप अपने इन सेक्शन से रिलेटेड, जो भी सेक्शन मेरे प्लेलिस्ट में है, कोई अदर क्वेरी नहीं, जो भी सेक्शन मेरे प्लेलिस्ट में मैं डालता जाऊंगा उनसे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी आपको आती है तो आप अपने पास नोट करके रखिएगा। मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा, मैं कब से लाइव आना शुरू करूंगा। तो उस टाइम पे आप अपने वो कमेंट के थ्रू आप मेरे से लाइव में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। मैं उसके डाउट डेफिनेटली आपको क्लियर कर दूंगा। और अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगे और जीएसटी से ऐसी डिटेल्स आपको और चाहिए या अपडेटेड रहना है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं दिनेश मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।